Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Aptitude Maths video lectures on Mathflix by Hashim Zia. मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एप्टीट्यूड मैथ्स के तमाम चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। अब जो हमारे हर चैप्टर में कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर अब ये पर्टिकुलर लेक्चर्स आ रहे होंगे हमारे, यानी कि तमाम एप्टीट्यूड मैथ्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के ऊपर अपलोड किया हुआ है। ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको तमाम चैप्टर्स की वीडियोस मिल रही होंगी, मगर हर चैप्टर में जो कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स हैं या जो आपकी फरमाइशें हैं उनके ऊपर मैं वीडियोस कवर कर रहा हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे रहते हैं कुछ चैप्टर्स में से, उनको इंशाल्लाह अब हम कवर कर रहे होंगे। तो आपके जो भी जानने वाले हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके पर्टिकुलर क्लासमेट्स हैं, उनसे लाजमी इसका लिंक शेयर करिएगा। सदका जारिया है मेरा बच्चा ये, क्योंकि एप्टीट्यूड मैथ्स एक बहुत मुश्किल और एक एक्सपेंसिव कोर्स होता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से आके पढ़ते हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट होती है, तो सदका जारिया समझ के इस ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर अपने फ्रेंड्स से, अपने नेबर्स से, अपने जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनसे लाजमी बेटा शेयर करिएगा। एक छोटी सी बात मैंने स्टार्टिंग में करनी थी। अब हम आज जिस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं बेटा, ये एरिया अंडर दी कर्व का है, इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 7। इससे कबल, इस वीडियो से कबल मैं इंटीग्रेशन के 6 लेक्चर्स पहले अपलोड कर चुका हूं एप्टीट्यूड मैथ्स के। आज जो लेक्चर हम कवर करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 है और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया अंडर दी कर्व का है। अब आपके जहन में आ रहा होगा एरिया अंडर दी कर्व का नाम सुन के, सर एरिया कैसे निकालेंगे कर्व का इंटीग्रेशन की मदद से? सर ये लिमिट्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है? या फिर ज्यादा खौफजदा बच्चा इस टॉपिक में इसलिए होता है कि सर वो कर्व के अंडर से फाइंड कैसे करेंगे, समझ में नहीं आता सर, कर्व पता ही नहीं ज्योमेट्री का। मेरा बच्चा किसी भी चीज को लेकर परेशान नहीं होना, इन तमाम कंफ्यूजन्स को, इन तमाम क्वेश्चंस को इस लेक्चर में हल करने वाले हैं। ना सिर्फ ये बल्कि यूईटी लाहौर, नस्ट के, जीआई के, आई के, एनईडी के, मेहरान के, दाऊद के पास पेपर्स के जो इस टॉपिक के क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेरा बच्चा हम इस बात को समझ लेते हैं किस तरीके से हमने एरिया अंडर दी कर्व का फॉर्मूला यूज करना है, या फिर ये एरिया अंडर दी कर्व का जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या चीज है। ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, अगर आप इजीली इसको अपने जहन में बिठा सकते हो। भाई सिंपल सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन फंक्शन पे अप्लाई होगा। और कैसे अप्लाई होगा कि ये इंटीग्रेशन जो होती है इसके पास लिमिट्स होती हैं। क्या होती हैं? लिमिट्स होती हैं। अब ये लिमिट्स क्या होती है इंटीग्रेशन के ऊपर आपको चीजें दिख रही होंगी, इन चीजों को लिमिट्स कहते हैं। आप इंटरमीडिएट साइड पे पढ़ चुके हो। क्या है मेरा बच्चा? ये इंटीग्रेशन हैविंग द लिमिट्स अप्लाइंग ऑन अ फंक्शन इज कॉल्ड द एरिया अंडर द कर्व फॉर्मूला। तो सर यहाँ पे आपने अलग अलग केसेस को लिखे हुए, ये फॉर्मूला इतना आसान है। वो फॉर्मूला मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चों को कुछ बातें पता नहीं होती। तो सबसे पहले तो अपने जहन में इस फॉर्मूला को क्लियर कर लीजिए। फॉर्मूला बहुत आसान सा है, अल्लाह के वास्ते फॉर्मूले को डिफिकल्ट मत करिएगा। तो अभी आप केसेस के ऊपर मत जाएं, काइंडली भी केसेस को मत देंगे, छुप जाएं, अपनी आंखों से पर्दा कर लीजिए। अभी सिर्फ इतनी सी चीज अपने जहन में रखिए कि एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला क्या है। एरिया अंडर द कर्व किसी भी फंक्शन पे अप्लाई होगा विद रिस्पेक्ट टू कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन, इसके रिस्पेक्ट से, वेरिएबल के रिस्पेक्ट से मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं, और ऐसी इंटीग्रेशन अप्लाई होगी जिसमें लिमिट्स होती हैं। सिंपल सा एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला है। अब केस नंबर 1 क्या है कि अगर मैं इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से x से फंक्शन पे अप्लाई कर दूं, क्या कहा मैंने, जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हैविंग द लिमिट्स। ये ऊपर और नीचे वाली चीजें क्या होती हैं इनको भी समझ लीजिए। ऊपर वाली चीज को हम कहते हैं अपर लिमिट। ऊपर वाली चीज क्या होती है? अपर लिमिट। है तो दोनों ही लिमिट्स ना। ऊपर वाली चीज क्या होती है? अपर लिमिट। नीचे वाली चीज क्या होती है? लोअर लिमिट्स। लिमिट्स को देख के भी कंफ्यूज ना हो, लिमिट्स हमेशा इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यूज होती है। इनका एक फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट। अभी इन लिमिट्स को देख के परेशान ना हो। अभी सिंपल अपने जहन में इतनी बात रखिए कि भैया ये ऊपर वाली लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाली को कहते हैं लोअर लिमिट, और लिमिट्स हमेशा इंटीग्रेशन अप्लाई करने का यूज होती है। अब तक मैं जो 6 वीडियोस डाल चुका हूं, या फिर आप जो इंटर साइट के ऊपर इंटीग्रेशन पढ़ के आ रहा हो, आपको इतना अंदाजा होगा इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे करनी है। तो इंटीग्रेशन सिंपली अप्लाई होगी और फिर उसके बाद लिमिट्स को यूज करते हैं। अच्छा, क्या कहा मैंने? केस नंबर 1 क्या है कि अगर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं किसकी रिस्पेक्ट से? x की रिस्पेक्ट से, तो ऑब्वियसली जो लिमिट्स यहां पर आ रही होंगी वो भी x की आ रही होंगी, यानी कि जो लिमिट्स ये आएंगी हमेशा x की आएंगी। बहुत बार इसके एग्जाम्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वहां पे आपको x की लिमिट की वैल्यू भी गिवन होगी, y की भी। तो अगर तो आपका एरिया अंडर द कर्व x की रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा है, यानी कि अगर तो आप इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से कर रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो आप लिमिट्स यूज करोगे वो हमेशा x की होंगी। तो सर ये y क्या लिखा हुआ है? मेरा बच्चा फंक्शन y डिनोट कर रहा है कि y इज इक्वल टू fx। आपने देखा होगा कि आपको अगर y की वैल्यू, यानी कि आपको फंक्शन
x y की रिस्पेक्ट से गिवन है तो ये उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। यानी कि इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि y बराबर होता है fx के। लेट सपोज मुझे x का फंक्शन y की रिस्पेक्ट से गिवन है, तो ऑब्वियसली फॉर्मूला कैसे ओपन हो जाएगा, y की जगह पे आ जाएगा fx। और केस नंबर 1 सिंपल सा केस है, अब आपको समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। केस नंबर 1 क्या कह रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व, यानी कि इस फॉर्मूले को x के रिस्पेक्ट से अप्लाई करना है एरिया अंडर द कर्व फॉर केस नंबर 1। यानी कि अगर आप एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले को, इंटीग्रेशन को x के रिस्पेक्ट से अप्लाई कर रहे हो तो सिंपल सा एरिया अंडर द कर्व है। मगर खास बात क्या है जो मैंने आपको समझाई कि अगर ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला x के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रहा होगा, तो जो लिमिट्स आप यूज करोगे वो भी अपर लिमिट लोअर लिमिट हमेशा x की हुआ करेंगी। अब इस बात को जरा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, इस ग्राफ से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक ग्राफ गिवन है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है मुझे जिस पर्टिकुलर कर्व का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व। अंडर द कर्व यानी कि कर्व के नीचे का एरिया हमें सारा फाइंड करना है। तो ये मेरा पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा का पूरा जिसको मैंने शेड करा हुआ है मेरा एरिया है। इसके क्वेश्चन जब पेपर में आते हैं दो नामों से आते हैं, एरिया अंडर द शेडेड रीजन भी आता है, या एरिया शेडेड रीजन का भी आता है, या एरिया अंडर द कर्व का नाम भी आता है। अब जरा गौर से देखिएगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा, किस तरीके से आपके पास बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सिंपल ये फिगर बना के दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको सॉल्व करो, इसका एरिया अंडर द कर्व निकालो या एरिया फॉर द शेडेड रीजन निकालो। कैसे सॉल्व करोगे? बच्चों को इसलिए डिफिकल्ट लगता है टॉपिक। बहुत इजीली मेरा बच्चा, अगर आपने मेरी ये बात समझ लिया, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए जरा मेरी बात। मैंने क्या कहा, अगर तो आपको फंक्शन x की रिस्पेक्ट से गिवन है और आपको इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट से अप्लाई करनी है, तो केस नंबर 1 है, तो ऑब्वियसली लिमिट्स भी किसके रिस्पेक्ट से लोगे, आप x की रिस्पेक्ट से लोगे। अब ये जो मैंने बात करी ना, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैंने क्या कहा, अगर फंक्शन x की रिस्पेक्ट से गिवन है तो इंटीग्रेशन भी x की रिस्पेक्ट से अप्लाई करोगे, जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो लिमिट्स ली जाएंगी अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये भी x की रिस्पेक्ट से होंगी। अब मैं इस कर्व को देख के कैसे पहचानूं ये कर्व x का है या y का है, कैसे पहचानूंगा? जरा गौर से देखिए, जो कर्व है ये कहां पे प्लॉट हुआ हुआ है, x एक्सिस के ऊपर हुआ हुआ है। दैट सिंपली मींस मुझे जो यहां पे वैल्यू होगी इस कर्व की, जो इक्वेशन गिवन होगी, ये x की फॉर्म में गिवन होगी y की रिस्पेक्ट से। क्या कहा, इस कर्व की जो इक्वेशन गिवन होगी ये x की रिस्पेक्ट के ऊपर होगी y की फॉर्म में। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। और लिमिट्स कैसे निकालूंगा? तो मेरा बच्चा लिमिट्स का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप बोलोगे सर यहां पे कैसे निकालूं लिमिट्स, सर ये b और a को फॉर्मूले में कैसे लिया जाएगा? तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं लिमिट्स के लिए, एक होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर एक होता है राइट लिमिट माइनस का लेफ्ट लिमिट। यानी कि राइट लिमिट क्या है b, लेफ्ट लिमिट क्या है a। तो b इसलिए ऊपर आएगा क्योंकि फॉर्मूला क्या है, राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट, और देन लेफ्ट लिमिट क्या है a, तो इसलिए a नीचे आ रहा है। एक छोटी सी मैंने बात करी, मैंने क्या बात करी, मैं दोबारा उस पूरी बात को भी एक्सप्लेन कर देता हूं, और किसी भी बच्चे को इस बात में मसला हो रहा है क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी तक दो बातें करी है, एरिया अंडर द कर्व का केस नंबर 1 समझाना चाह रहा हूं। केस नंबर 1 क्या है कि अगर आप इंटीग्रेशन x की रिस्पेक्ट से लो, x के ही फंक्शन के ऊपर, और लिमिट जो यूज की जाएंगी वो भी x की होंगी। क्या कहा मैंने, अगर आप x के फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लेते हो x की ही रिस्पेक्ट से, तो लिमिट जो ली जाएंगी अपर लिमिट लोअर लिमिट राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट, वो भी x की ही होंगी। हो सकता है आप में से कोई बच्चा बोलो सर आपने यहाँ पे y लिखा हुआ है फिर भी आप x कर रहे हैं। अल्लाह के बंदे, ये y रिप्रेजेंट करवा रहा है x की इक्वेशन को, ये y रिप्रेजेंट करवा रहा है x की इक्वेशन को, जो मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर दिया। एंड देन मैंने इस बात को आपको ग्राफ से भी समझा दिया। तो ये राइट और लेफ्ट लिमिट वाला कॉन्सेप्ट नॉर्मली कर्व्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा। बिलीव मी बेटा, भी आपको परेशान नहीं होना, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स का हमारे लेक्चर्स में भी इंक्लूडेड है। पहले कॉन्सेप्ट लेंगे फिर क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका का अंदाजा है। और कोई बच्चा अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको भी बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे टॉपिक के अंदर एक एक एग्जांपल या एक एक क्वेश्चन जो आ रहा होता है वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर का होता है। अब केस नंबर 2 देख लेते हैं। अगर आपको केस नंबर 1 क्लियर हो गया तो मेरा बच्चा केस नंबर 2 चुटकी बजाते हुए सॉल्व होगा। कैसे? जाहिर सी बात है, केस नंबर 2 मैंने क्या कहा, तभी मैंने फॉर्मूला अलग से लिख दिया। फॉर्मूला मुश्किल नहीं है, बात को काइंडली पिक कर लो, क्वेश्चंस बहुत हलवा हो जाएंगे तुम्हारे लिए। क्या कहा मैंने, सिंपल सी बात करी। मैंने कहा केस नंबर 2 क्या होगा, फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, मगर क्या खास बात होगी कि अब एरिया अंडर द कर्व का, अगर एरिया अंडर द कर्व के ऊपर मैं इंटीग्रेशन y के फंक्शन पे लूंगा, अगर मैं इंटीग्रेशन y के फंक्शन पे लूंगा तो ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट से ली जाएगी वो। क्या कहा, अगर इंटीग्रेशन मुझे y के फंक्शन पे लेनी है तो y के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगी, और जो लिमिट्स यूज होंगी वो भी y की होंगी। सर ये बार बार आप क्यों कह रहे हैं लिमिट जो यूज होंगी वो इधर x की होंगी y की होंगी? क्योंकि एग्जामिनर यहां पे बच्चे से बहुत खेलना जानता है। उसे पता है कि बच्चे को फॉर्मूला तो मालूम है मगर बच्चे को ये बात नहीं मालूम होगी कि लिमिट्स कौन सी लेनी है, तो वो क्वेश्चन में जानबूझ के तुम्हें x की वैल्यू भी दे देगा y की भी दे देगा। अब बच्चा हमें ब्लैंक बैठा हुआ है, सर ने तो कहा था अपर लिमिट लोअर लिमिट, यहां पे तो x की भी दे दिया y भी दे दिया। तो अगर तो आपका क्वेश्चन के अंदर फंक्शन x का आ रहा है या
तो ऑब्वियसली जो लिमिट्स यूज होंगी वो भी एक्स की होंगी, और जो आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे वो भी एक्स रिस्पेक्ट से करोगे एरिया अंडर द कर्व के ऊपर। और अगर आपका क्वेश्चन के अंदर फंक्शन y की रिस्पेक्ट से आ रहा है तो इंटीग्रेशन भी y उस फंक्शन पे अप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली y की रिस्पेक्ट से करोगे, बहुत कॉमन सी बात है, इंटीग्रेशन भी y की रिस्पेक्ट से अप्लाई करोगे, और जो लिमिट्स यूज होंगी वो भी y की होंगी। इसी बात को मैंने यहां पे कर्व में समझाने की कोशिश करी है, जरा गौर से देखिएगा क्या कहा इस कर्व के अंदर। अब देखो मुझे कैसे पता चलेगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर यूईटी लाहौर में आया, नस साइट के ऊपर पूछा गया, एनईटी साइट के ऊपर एक बार आ चुका है, जीआईकेआई साइट पे बहुत दफा आया, वहां पे थ्योरेटिकल बातें नहीं लिखी आती, वहां पे कर्व गिवन होगा, ज्योमेट्री गिवन होगी और कहा जाएगा एरिया अंडर द कर्व निकालो। अब बच्चा परेशान होता है, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन, अबे अल्लाह के बंदे क्वेश्चन समझो क्या कह रहे हैं। देखो ये कर्व बना हुआ क्या है, पहले उसको एनालाइज कर लो। ये कर्व किसके ऊपर बना हुआ है, वाई एक्सिस पे बना हुआ है। दैट सिंपली मींस मुझे फंक्शन वाई का गिवन है, तो जाहिर सी बात है एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है यार। एक बार एरिया अंडर द कर्व के फॉर्मूले में कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ एक बार सिंगल इंटीग्रेशन है। ऐसी इंटीग्रेशन इसमें लिमिट्स होती हैं, ये बात क्लियर है ना। मगर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने कर्व को देख के पहचानना है कि किसके रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है। अब देखो मुझे साफ दिख रहा है कि कर्व जो बना हुआ है ये वाई एक्सिस का बना हुआ है। ये जो कर्व बना हुआ है किसका बना हुआ है, वर्टिकल कर्व है। वर्टिकल कर्व का मतलब क्या, वाई एक्सिस के ऊपर कर्व बना हुआ है। अब जब मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो जाहिर सी बात है जब वाई एक्सिस का कर्व है, जब वर्टिकल कर्व बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन भी वाई के रिस्पेक्ट से अप्लाई करनी होगी। इनफैक्ट ना सिर्फ ये बल्कि जो लिमिट्स यहां पे यूज होंगी वो भी कौन सी होंगी, वाई की होंगी। अब बच्चा कहता है सर अब कौन सी लिमिट्स लेंगे, मैंने क्या कहा, लिमिट्स के दो फॉर्मुलाज होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट या राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट नॉर्मली हॉरिजॉन्टल केस के लिए होता है, और वर्टिकल केस के लिए क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ी लिमिट बी होती है, अपर लिमिट होती है, लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट लिमिट हमेशा बड़ी होगी, लेफ्ट लिमिट हमेशा छोटी होगी। इस बातों को, छोटी छोटी बातों को अपने ध्यान में रखिएगा। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन को एस करना, तो मेरा बच्चा आपको छोटी छोटी मेरी बातें ध्यान में रखनी होगी। ये अभी तक ये 9 या 10 मिनट की मैंने बात करी होगी, मगर जो बात मैंने करी है मेरा बच्चा लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लास्ट के अंदर क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन करने से पहले जल्दी से पूरे टॉपिक को रिवाइज करवा देता हूँ। मेरी खास बात यही है कि मेरा बच्चा जो टॉपिक समझाता हूँ, अगर मुश्किल टॉपिक होगा तो उसको एक बार रिपीट लाजमी करता हूं, क्योंकि कमाल अच्छे बच्चे को पढ़ाना नहीं है। मुझे पता है मेरी क्लास में अच्छे बच्चे भी होते हैं, मेरी क्लास में एक वो बच्चा भी बैठा होता है जिसको अपनी शायद कोचिंग सेंटर में समझ में नहीं आता, उसको अगर समझ में आ गया तो लिटरली मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होती है, सदका जारिया होता है। तो मेरी अचीवमेंट हमेशा कोशिश यही होती है क्लास में मौजूद दूसरे बच्चे को भी पढ़ाया जाए। तो देखो बेटा, अगर किसी भी बच्चे को मसला हो रहा है, किसी बच्चे को, मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला बहुत ईजी है। अगर अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कुछ भी, ऐसा हो नहीं सकता ऑल दो, बट स्टिल अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे कुछ भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा बच्चा सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखो, एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन है। ऐसी इंटीग्रेशन है इसमें लिमिट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर तुम्हें लिमिट्स के बारे में नहीं पता तो मैं बता देता हूं, लिमिट दो तरह की होती हैं। ऊपर वाली लिमिट को कहते हैं अपर लिमिट, नीचे वाली लिमिट को कहते हैं लोअर लिमिट। हमेशा ऊपर वाली लिमिट की वैल्यू बड़ी होती है, नीचे वाली लिमिट की वैल्यू छोटी होती है। एक कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी तक नहीं दिया था वो भी जल्दी से दे देता हूं। अगर इनकेस नीचे बड़ी वैल्यू आ रही हो, ऊपर छोटी वैल्यू आ रही हो, तो फिर आप लिमिट्स को हमेशा इंटरचेंज करवा के लिमिट्स अप्लाई करोगे। इंटरचेंज करवाते हैं तो बाहर एक नेगेटिव साइन आ जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी आपके पास होना चाहिए। एक तो ये लिमिट्स की बात हो गई। अब मैंने सिंपल सी बात क्या करी कि एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला बहुत ईजी है कि सिंपल तरीके से फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। जिस फंक्शन के ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है उसी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई होगी और उसी के रिस्पेक्ट से लिमिट्स ली जाएंगी। अब यही दो केसेस में मैंने बात करी। केस नंबर 1 क्या है कि अगर मेरे पास x के फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है तो वो x के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगी और जो लिमिट्स ली जाएंगी वो भी x की ली जाएंगी। केस नंबर 2 में क्या बात करी कि अगर y के फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की जाती है तो y के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगी और जो लिमिट्स ली जाएंगी वो y की होंगी। हो सकता है आप में से कोई बच्चा इस बात में कंफ्यूज हो, सर यहाँ पे तो आपने y लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने x लिखा हुआ है कि y के फंक्शन को x के रिस्पेक्ट लिमिट हो रही है, ये कैसे पॉसिबल है? मेरा बच्चा ये y रिप्रेजेंट करवा रहा है कि y इन फॉर्म ऑफ x, फंक्शन मेरा x का ही होगा, वो y की इक्वेशन के अंदर होगा। क्या आपने ये वाले क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करे अपने इंटरमीडिएट के अंदर कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लोगे? जिसके रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन है, जिसके रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन है। तो दैट डजंट मीन कि आपको यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से फंक्शन है, फंक्शन x के रिस्पेक्ट से होगा तो हमेशा x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन होगी। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिएगा काइंडली, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब यहाँ पे ऑब्वियसली मैं इंटीग्रेशन लूंगा तो किसके रिस्पेक्ट से लूंगा? x के रिस्पेक्ट से लूंगा। और ये बात तो बहुत कॉमन है कि इंटीग्रेशन जिस फंक्शन के ऊपर होगी उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट से हमेशा ली जाती है, नहीं तो इंटीग्रेशन अप्लाई कैसे कर रहे होगे? क्लियर है यहाँ तक की बात? तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे मैंने आपको सिंपल से दो ग्राफ बता दिए कि ग्राफ्स क्या आ रहे हैं आपके पास। चूंकि यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है हॉरिजॉन्टल ग्राफ बना हुआ है, तो एरिया अंडर द कर्व क्या निकालूंगा? इसके नीचे मैंने सिंपल तरीके से ये लाइंस खींच दी, नीचे ये मैंने नीचे लाइंस खींच दी और अब
जो भी अंडर एरिया आ रहा है उसकी अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा। और लिमिट्स कैसे फाइंड की जाती है? हॉरिजॉन्टल के लिए आपके पास लिमिट्स के लिए फॉर्मूला होता है राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट। राइट लिमिट की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, लेफ्ट लिमिट की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। इस चीज को देख लीजिए, इस ग्राफ को। यहाँ पे ग्राफ चूंकि आपका ये कर्व जो बना हुआ है वर्टिकल बना हुआ है, इट सिंपली मींस आपका फंक्शन y का है। फंक्शन y का है तो जब y के फंक्शन के ऊपर इंटीग्रेशन लूंगा तो y के रिस्पेक्ट से लूंगा, और जो लिमिट्स आ रही होंगी वो भी y की होंगी। और वर्टिकल केस के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या होता है लिमिट्स का? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हो या राइट लिमिट हो, दोनों हमेशा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू लोअर एंड लेफ्ट लिमिट। यहां तक कोई मसला? आई गेस मैंने बहुत डिटेल में भी बात क्लियर कर दी है। अब आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बिलीव मी बहुत ईजी होगा। तो पहले जरा कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि पहले जरा कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जरा अच्छा हो जाए। फिर आपको जरा मैं ग्राफ वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी लेके चलता हूं। अब देखिए बेटा, मेरे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व हैविंग द इक्वेशन y इज इक्वल टू x माइनस का 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर एट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। क्या कहा उसने मुझसे कह रहा है कि एरिया अंडर द कर्व निकालो। एक ऐसी इक्वेशन को उसने इक्वेशन की वैल्यू दे दी। क्या कहता है? a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है। लेट सपोज वो आपको यहाँ पे a और b ना बताए, सिंपल वैल्यू दे दे एट 2,4, यानी कि सिंपल एट 2 एंड 4। तो आप खुद ही पिक कर रहे हो कि जो बड़ी लिमिट होगी वो हमेशा ऊपर वाली होती है, छोटी लिमिट हमेशा नीचे वाली होती है, a होती है। तो अगर वो एग्जामिनर a और b को डिफाइन ना करे तो आप खुद से डिफाइन कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन बहुत मजे का है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? अगर मैं आपसे भी सिंपल सी बात करता हूँ कि जरा मुझे बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज तो मैंने पिक कर ली, एनालाइज कर ली कि एरिया अंडर दी कर्व आ रहा है। ये क्वेश्चन एनईडी साइड बेतहाशा बार आया है, तो काइंडली नोट दिस थिंग। ये क्वेश्चन एनईडी साइड बहुत दफा आया है। क्या कहा इस क्वेश्चन के? सबसे पहले मैंने क्या पिक कर लिया? एरिया अंडर दी कर्व फाइंड करना है, तो मैंने एरिया अंडर दी कर्व, मेरे जहन में फॉर्मुलाज आ गए। अब मैं क्वेश्चन इक्वेशन को देख के फैसला करूंगा कि मुझे इंटीग्रेशन या फॉर्मुला के रिस्पेक्ट से अप्लाई करना है। मेरे पास इक्वेशन आ रही है, जरा गौर से देखो मेरा बच्चा, इस इक्वेशन के अंदर फंक्शन क्या गिवन है? क्या फंक्शन गिवन है? x का फंक्शन गिवन है। क्योंकि y की फॉर्म में x का फंक्शन आ रहा है तो किसका फंक्शन गिवन है? x का फंक्शन गिवन है। तो किसकी रिस्पेक्ट से एरिया अंडर द कर्व अप्लाई करूंगा? x की रिस्पेक्ट से अप्लाई करूंगा, सही है ना? x की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा और लिमिट्स भी x की होंगी। और यहां पे चूंकि लिमिट्स सिंपल गिवन है, यहां पे दोनों लिमिट्स गिवन ही नहीं है, डायरेक्टली आपको a और b की वैल्यू गिवन है, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होंगे। क्या फॉर्मूला होगा मेरा बच्चा? सिंपल सा, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ba y इंटू डी एक्स। क्योंकि y की फॉर्म में x का आ रहा है तो सिंपल तरीके से अब y के फॉर्मूले को खोल दूंगा। तो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा? क्या फंक्शन है मेरा? x माइनस का 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू डी एक्स। आपको b की वैल्यू क्या गिवन है? 4। a की वैल्यू क्या गिवन है? a की जगह पे 2 आ जाएगा। क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर दी। क्या काम करा मेरा बेटा अभी तक? एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले को लिखने के बाद उस फॉर्मूले को खाली ओपन कर दिया, कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। बिलीव मी, अभी तक कुछ भी नहीं करा यार। सिंपल फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करा है, ऊपर अपर लिमिट की वैल्यू डाल दी जो कि 4 है, नीचे लोअर लिमिट की वैल्यू डाल दी और y के फंक्शन को ओपन कर दिया। भाई किसके रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन था? x रिस्पेक्ट है तो x के रिस्पेक्ट से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो वैल्यूज पुट कर दी। अब काइंडली एक चीज अपने ध्यान में रखिएगा, अभी लिमिट्स को देख के कंफ्यूज मत हुआ करें। लिमिट्स को देख के बच्चा पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाता है। आपने सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ओके ना? सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। लिमिट्स हमेशा बाद में अप्लाई होती है, पहले आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। तो क्या हो जाएगा जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा? चूंकि ये दोनों जो टर्म्स आ रही हैं प्लस माइनस के फॉर्म में है, दैट सिंपली मींस इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म से अप्लाई हो जाएगी। इंटीग्रेशन एक बार इस टर्म पे भी जाएगी, एक बार इस टर्म पे भी जाएगी। तो बारी बारी जब इंटीग्रेशन का सिंबल मूव कर रहा होगा तो ये दोनों लिमिट भी साथ जाएंगी। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 इंटू 2, इंटीग्रेशन x के फंक्शन पे अप्लाई होगी एक बार, और एक बार फिर ये इंटीग्रेशन इस फंक्शन पे भी अप्लाई होगी, 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू dx। भाई जो काम अब तक इंटीग्रेशन में करते आए ना वही सिंपल सा काम है। उसके बाद क्या काम करोगे? उसके बाद सिंपल सा काम करोगे। अब देखो इंटीग्रेशन x पे अप्लाई करनी है मेरा बच्चा। लिमिट्स को अभी मत देखो, लिमिट्स को देख के कंफ्यूज काइंडली मत होना। लिमिट्स तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लिमिट्स बहुत मजे से सॉल्व होती है। अभी मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम हैरान रह जाओगे इतने मजे से लिमिट सॉल्व हो सकती है। अभी सिंपल इंटीग्रेशन अप्लाई करो। x के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होगी? x की रिस्पेक्ट से आपको बाहर गिवन है, जाहिर सी बात है, और सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे? x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला सिखा चुका हूं, तमाम बातें सिखा चुका हूं। इंटीग्रेशन x पे कैसे अप्लाई होगी? सिंपल तरीके से पावर इसकी 1 है तो x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बन जाएगा। अब एक गलती जो मेजॉरिटी आवाम करती है ना, सर ये लिमिट्स का सिंबल नहीं आएगा। अल्लाह के बंदो देखो, ये लिमिट्स किसके ऊपर अटैच थी? इंटीग्रेशन के ऊपर। जब तुमने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर दिया, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा। जब हट जाएगा तो अल्लाह के वास्ते इंटीग्रेशन दोबारा मत लिख देना सिंबल को, अभी हट गया तो जो लिमिट्स होंगी ये ब्रैकेट्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। ये ऊपर अपर लिमिट, नीचे लोअर लिमिट। माइनस का साइन एज इट इज। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे 5 आ रहा है। ये 5 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। इंटीग्रेशन एज इट इज। एक्स स्क्वायर को नीचे से ऊपर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा? एक्स की पावर माइनस का 2 इंटू dx। यहाँ पे क्या बन गया? सिंपल तरीके से इधर आ रहा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 इंटू 2 माइनस का 5 एज इट इज।
अब देखो x की पावर -2 के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करूंगा, बेसिक पावर फॉर्मूला, बेस का बार डेरिवेटिव x का एक्स से बिल्कुल गिवन है, 1 होगा मौजूद एक तरीके से, तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूं। कैसे अप्लाई होगी, क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर उसको एक बार नीचे भी, तो क्या बन जाएगा x की पावर नेगेटिव का 1, यहां पे भी नेगेटिव का 1 आ जाएगा और लिमिट्स ब्रैकेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। जब इंटीग्रेशन आपने अप्लाई कर दी तो लिमिट सिंपल तरीके से ब्रैकेट पे शिफ्ट हो जाएंगी। अभी तक मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं करी, सिंपल सी मैथ्स करी, इंटीग्रेशन को अप्लाई करें, जो पिछले 6 लेक्चर्स में आपको सिखा चुका हूं मैं, और बेतहाशा चीज जो आप इंटरमीडिएट साइड पे पढ़ के आ रहे हो वही खाली अप्लाई करिए, इंटीग्रेशन अप्लाई करिए। लिमिट्स को भी अप्लाई करते हैं। अब देखो अगर मुझे लिमिट्स को अप्लाई करना है ना, तो पहली कोशिश तो ये करो यार, जो अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ रही है ना, अगर उसको बाहर निकाल सको तो निकाल दो। यहाँ पे जो नीचे वाला 2 है इसको मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूँ, तो क्या बन जाएगा 1/2 एज इट इज का एज इट इज, और ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और ये लिमिट्स एज इट इज के एज इट इज। ये माइनस के 1 को भी बाहर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, बाहर जाके ये बन जाएगा प्लस का 5, और x की पावर -1 का मतलब क्या है, 1/x, क्योंकि पावर में नेगेटिव साइन आ रहा है, ऊपर से नीचे भेजूंगा तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। अब फाइनली मैं लिमिट्स यूज करूंगा। अगर तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होता जिसके ऊपर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती, उसका ये आंसर आ रहा होता। अगर ये सिंपल क्वेश्चन होता जिसके ऊपर मुझे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होती, सिंपल उसका आंसर होता, मगर चूंकि लिमिट्स वाला क्वेश्चन है तो लिमिट्स हमेशा इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद यूज होती है। एक चीज बस अपने जहन में रखिएगा, लिमिट्स मुश्किल नहीं है। देखो मैंने सिंपल यहाँ इंटीग्रेशन को अप्लाई करा, ये आंसर आ गया। अब लिमिट्स को यूज करना है। लिमिट्स कैसे यूज होती है मेरा बेटा, आपको फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या फिर राइट लिमिट माइनस का लेफ्ट लिमिट। देखो ये हाफ का हाफ एज इट इज, आप बेसिकली इस लिमिट की वैल्यू को बारी बारी इन फंक्शन में डालोगे, फॉर्मूले का माइनस साइन लोगे और फिर एक बार दोबारा इस फॉर्मूले के अंदर दूसरी लिमिट को डालोगे। क्या कहा, लिमिट्स कैसे अप्लाई की जाएंगी, कि भाई सिंपल तरीके से, यहां पे देखो फंक्शन क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, यानी कि इस फंक्शन के अंदर एक बार अपर लिमिट डालोगे स्क्वायर का स्क्वायर, और कोई और फंक्शन नहीं है यहाँ पे, तो डायरेक्टली माइनस का साइन, फिर एक बार इसी फंक्शन के अंदर आप लोअर लिमिट की वैल्यू डालोगे और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, प्लस का 5 एज इट इज। अब 1/x के ऊपर अगर मुझे लिमिट्स यूज करनी है, कैसे यूज करूंगा, अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है मेरा बच्चा, 4, लोअर लिमिट क्या 2, यानी कि एक बार अपने फंक्शन के अंदर 4 डालूंगा, माइनस का साइन लूंगा, फिर इसी फंक्शन में एक बार 2 डालूंगा, जहां जहां फंक्शन में x आ रहा होगा वहां पे, चूंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 1/4 माइनस का 1/2। अब इसको सॉल्व कर लूंगा, सिंप्लीफाई कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, माइनस का साइन 2 का स्क्वायर क्या होता है मेरा बच्चा 4, प्लस का 5 एज इट इज। 1/4 माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 2 माइनस का सही है 2 माइनस का 4, ये आपके पास आ रहा होगा सिंपल तरीके से माइनस का 1/4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, 16 में से 4 निकाल दो, क्या बन जाएगा 12, 12/2, 12/2 2 6 12, सही है, और फिर माइनस का 5/4, फर्दर सॉल्व कर लो, 6 माइनस का 5/4, क्या आंसर आ रहा होगा, सिंपल तरीके से 6 4 24 माइनस का 5 19/4, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा, लिमिट्स का, लिमिट्स अप्लाई करने पे, यानी कि एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू क्या आ जाएगी 19/4 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्या आ रही होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर कह लो, या सिंपल तरीके स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, या सिंपल 19/4। इस तरीके से लिमिट सॉल्व होती हैं मेरा बच्चे। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने भी आपको करवाया ताकि आपको बेसिक आइडिया हो सके लिमिट्स अप्लाई करने का। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, कोई मुश्किल की चीज नहीं है, सिंपल तरीके से आपको एक्स के रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन था, एक्स के रिस्पेक्ट से फंक्शन का मतलब क्या है कि आपका वेरिएबल क्या आ रहा है, फंक्शन एक्स आ रहा है, तो आपने सिंपल तरीके से एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला अप्लाई करा और उसी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन लिया, और लिमिट्स आपको सिंपल डायरेक्टली बी और ए गिवन थी। आपने भी लिमिट्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल इंटीग्रेशन को अप्लाई करा। मैंने यहाँ पे जो ब्लू सारा काम करा हुआ है, इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई कर दी है, ये अप्लाई करना सबको आता है। जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी उसके बाद वाली कहानी हो सकता है आपके लिए नहीं हो। कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे लिमिट्स को अप्लाई करते हैं, कि भाई सिंपल तरीके से तुमने कुछ भी नहीं करना, तुमने अपने फंक्शन में एक बार अपर लिमिट डालना है, माइनस का साइन लेना है, एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू डालनी है। जितने फंक्शन आ रहे होंगे जिसमें जिन पे लिमिट्स आ रही है, यहाँ पे देखो लिमिट्स आई थी 1/x के ऊपर, तो एक बार इस 1/x के फंक्शन के ऊपर आपने अपर लिमिट की वैल्यू डाली, माइनस का साइन लिमिट्स के फॉर्मूले का, और फिर एक बार में लोअर लिमिट की वैल्यू डाली, सिंपलीफाई करोगे पूरे क्वेश्चन को, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 19/4 आ रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन एनईटी साइड पे बेतहाशा बार आया, लास्ट टाइम 2018 के अंदर आया था, 19 के अंदर आया था। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, मैंने भी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन करवाया, इसके क्वेश्चन नस साइड के ऊपर, यूटी लाहौर साइड के ऊपर, और डिफरेंट अदर इंस्टीट्यूट में बहुत ज्यादा मुश्किल भी पूछे गए। हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे ताकि आप आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन एप्टीट्यूड साइड पे सॉल्व कर सको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने बेटा आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, यूटी लाहौर साइड पे पूछा गया। अगेन ये बात आपको मालूम है, अगर आप पहले से मुझसे पढ़ते आ रहे हो, नहीं पढ़ते आ रहे तो मैं बता देता हूं।
मेरे लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन बेटा किसी न किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक कर रहा होता है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट दूंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल हलवे की तरह सॉल्व कर सको अपने पेपर के अंदर। क्या क्वेश्चन है जरा गौर से पढ़िएगा। कहता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व हैविंग द इक्वेशन y is equal to 3 sin x at a is equal to 0 and b is equal to pi by 3। सर यहाँ पे तो ए और बी की वैल्यू खुद ब खुद दे रहे हैं, आपने फालतू में इतना डरा दिया हमें, कितना मुश्किल भी आ सकता है। बेटा अभी क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। अभी क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, आपसे सिंपल सी बात कर रहा है, आपको कर्व की इक्वेशन उसने खुद दी हुई है, वरना बहुत से केसेस में खुद से फाइंड भी करनी होती है। अभी देखेंगे जरा क्या कहता है। कर्व की इक्वेशन क्या है, y is equal to 3 sin x और ए और बी की वैल्यू भी गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन। हालांकि यूईटी लाहौर साइड के ऊपर ईकेट का जो टेस्ट होता है यूईटी लाहौर का, वो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है, बट स्टिल एक क्वेश्चन पूछा गया तो इसीलिए आपके लिए सामने रख दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको किसकी रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन है, एक्स के रिस्पेक्ट से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे। आपको फॉर्मूला मुझसे अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाना चाहिए। क्या फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b और a यानी कि लिमिट्स। अब चूंकि फंक्शन x के रिस्पेक्ट से गिवन है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी मैंने। ये पर्टिकुलर फंक्शन x के रिस्पेक्ट से गिवन है तो x की रिस्पेक्ट से ही इंटीग्रेशन अप्लाई होगी, और b और a की यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, पाई बाय 3 और 0। अच्छा भाई अल्लाह के वास्ते मुझे नहीं पता आप जिस इंस्टीट्यूट की तैयारी करो वहां पे कैलकुलेटर अलाउ है नहीं अलाउ है, बट मैं कभी भी अपनी वीडियोस में कैलकुलेटर बेस्ड ट्रिक्स नहीं करवाता। आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि कैलकुलेटर बहुत सी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होता, और अच्छी बात है अलाउ नहीं है। तो बेटा मेरा बच्चा पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है भाई, सिंपल तरीके से 60 डिग्री का एंगल होता है पाई बाय 3। कैसे कन्वर्ट करोगे, रेडियन की फॉर्म में गिवन है, ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं। कैसे करोगे बेटा, पाई बाय 3 को सिंपल तरीके से रेडियन की फॉर्म में डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो आपने पहले से कन्वर्ट करवा लेना है। तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, यहाँ पे आप लिमिट्स को पुट कर दो। अपर लिमिट 60 डिग्री की गिवन है और लोअर लिमिट का गिवन है 0 डिग्री की, इंटू 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। सिंपल तरीके से 3 एक कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है, इसको पहले बाहर निकाल देता हूँ, 3 को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया। इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या है, 60 डिग्री 0 डिग्री, किस पे अप्लाई हो रही है, साइन एक्स के ऊपर डी एक्स रिस्पेक्ट से। क्या कॉन्सेप्ट दिया मैंने आपको, मैंने आपसे सिर्फ सिंपल से सिर्फ एक बात करी, लिमिट्स को लेके परेशान नहीं होना, डायरेक्टली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दोगे। इंटीग्रेशन अप्लाई होने के बाद जब आंसर आ जाता है सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में, उसके बाद लिमिट्स को आपने हमेशा अप्लाई करना है। क्या करूंगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन के अंदर साइन का फॉर्मूला, किसी को नहीं आता तो पहले लेक्चर के अंदर फॉर्मूलाज याद करने की शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई मैंने इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर के अंदर। क्या होता है साइन एक्स का फॉर्मूला, माइनस का कॉस एक्स। अब आपने इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया तो इंटीग्रेशन का सिंबल रिमूव हो जाएगा और ये जो लिमिट्स होंगी ये ब्रैकेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। अब चूंकि इसमें सिंप्लीफाई करने को और कुछ है नहीं, वैसे मैं इस माइनस साइन को बाहर निकाल के थोड़ा सिंप्लीफाई और कर सकता हूं। माइनस साइन को मैंने बाहर निकाल दिया। अब फाइनली ये क्वेश्चन सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म पे आ गया, तो अब हम लिमिट्स को अप्लाई कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे बेटा, लिमिट्स को अप्लाई। और लिमिट्स अप्लाई करना बहुत ही इजी काम है, ये बात पहले भी बताया। क्या करना है, जो भी देखो यहाँ पे आपका फंक्शन आ रहा है उसमें एक बार अपर लिमिट डालोगे, फिर साइन लगाओगे माइनस का, फिर उसी फंक्शन के अंदर एक बार लोअर लिमिट डालोगे। यानी कि जो भी कंप्लीट आपका फंक्शन आ रहा होगा उसके अंदर एक बार अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन, फिर एक बार लोअर लिमिट। तो यहाँ पे फंक्शन क्या, cos x, तो क्या बन जाएगा cos 60 डिग्री माइनस का साइन cos 0। तो मेरा बच्चा ये बाहर माइनस का 3 एज इट इज का एज इट इज, क्लियर है ना। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, क्विक मैथ्स की ट्रिक्स के अंदर मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को याद करने की तमाम आसान ट्रिक्स पहले ही बताई हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर्स 99% आपके तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स के रेडी हैं। तो बेटा cos 60 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव का हाफ, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, सिंपल 1। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव का हाफ, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इनको अंदर सॉल्व करूंगा तो क्या बन जाएगा, हाफ माइनस का 1। सिंपल तरीके से नेगेटिव का हाफ बन जाएगा ना बेटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, माइनस माइनस से माइनस कट गया, 3 डिवाइड बाई 2। 3 डिवाइड बाई 2 क्या होता है, सिंपल तरीके से आप अगर कैलकुलेटर बगैर सॉल्व करना चाहते हैं इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, बड़ा आसान सा। वैसे इसका आंसर होगा 1.5। कैसे 1.5 होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सॉल्व करोगे तो 1.5 ही आ रहा होगा, 3 इंटू 2 तो 1.5 आ रहा होगा। तो मेरा बच्चा कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करने की आदत डाल लीजिए, आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। तो एरिया अंडर द कर्व का फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमें यूनिट नहीं पता कि सेंटीमीटर है या मीटर है, तो स्क्वायर यूनिट कह लेते हैं इसको। क्या कहा भाई, किस तरीके से आंसर आ गया, क्या आ जाएगा 1.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू फाइंड करने को कह रहा है। क्या वैल्यू है मेरा बच्चा, आपको फंक्शन गिवन है y का 3 sin x। सिंपल तरीके से एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला ओपन करा, इंटीग्रेशन को यूज करा, यूज करने के बाद लिमिट्स को अप्लाई करा और फिर फाइनली अपना आंसर फाइंड कर लिया एरिया अंडर द कर्व का। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि नस साइड पे पूछा जा चुका है, और इससे सिमिलर एक क्वेश्चन एनईडी साइड पे भी आ चुका है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व
ए प्लस बी। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि थ्योरेटिकली उसने ना आपको अब लिमिट्स की वैल्यूज दी है, ना उसने आपको बताया कि फंक्शन क्या गिवन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कर्व हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप किसी भी इंस्टीट्यूट की तैयारी कर रहे हो, मैरान, जीआईके, इफास, हर जगह पे मेरा बच्चा ऐसे क्वेश्चन लाजमी आते हैं। यूईटी लाहौर हो गया, क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मेरा बच्चा देखो, अब इस क्वेश्चन में उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ, मगर उसने आपको ग्राफ दे दिया। जब उसने आपको ग्राफ दे दिया ना, अब हर चीज फाइंड कर सकते हो। देखो, सबसे पहली चीज जो मुझे इस क्वेश्चन को देख के सोचनी चाहिए कि यार ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या आ गया, एरिया अंडर द कर्व तो फाइंड करना है। मान लिया एरिया अंडर द कर्व है। अब दो फॉर्मूलाज मैंने आपको पढ़ाए, दो केसेस पढ़ाए, केस 1 केस 2। अब क्वेश्चन कह भी क्या रहा है, एरिया अंडर द कर्व निकालो, किसका, ए प्लस बी का। सर इसका मतलब क्या है, एक चीज तो जहन में ही आती है, इसका मतलब क्या है। इन तमाम चीजों को भी सीखते हैं। पहले नंबर के ऊपर चीज क्या आ गई कि एरिया अंडर द कर्व तो निकालना है, मगर इस ए प्लस बी का मतलब क्या है, इस बात को भी जरा समझ लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी। दूसरे नंबर के ऊपर उससे भी पहले जो मुझे अपने जहन में चीज सोचनी चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, केस 1 का करूं, केस 2 का करूं। जरा गौर से इस इक्वेशन को देख लीजिए, जो आपको इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि y की फॉर्म में x की इक्वेशन गिवन है, यानी कि y की फॉर्म में x की इक्वेशन गिवन है। इसका मतलब क्या है, फंक्शन x का गिवन है। तो एरिया अंडर द कर्व का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, आपको अंदाजा हो गया होगा, x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है, क्योंकि फंक्शन x का मुझे गिवन है। एक चीज तो ये हो गई, यानी कि हमने फॉर्मूला फाइनली फाइंड आउट कर लिया कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अगर मैंने फॉर्मूला पिक कर लिया ना, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मेरा 90% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मगर अब जो 10% रहता है ना, वो 10% 90 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, लिमिट्स की वैल्यूज कहां गिवन है, लिमिट्स तुम्हें नहीं गिवन इस क्वेश्चन के अंदर, लिमिट्स तुम्हें नहीं गिवन, मगर उसने सब बताया हुआ एग्जामिनर ने। एग्जामिनर मुस्कुरा रहे तुम्हारी जानिब देख के, क्योंकि उसने सब बताया हुआ है ना। क्या कहा, अब इस ए प्लस बी को पढ़ो। क्वेश्चन कह रहे एरिया अंडर द कर्व निकालो इस ए प्लस बी का खाली। अब जरा गौर से फिगर आउट करो, ए क्या है, बी क्या है, क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है इस कर्व के अंदर जो ए और बी वाला पार्ट है, खाली मुझे उसका एरिया निकाल के बताओ। यानी कि तुम्हें दर हकीकत जो एरिया फाइंड करना है, वो ये वाला पूरा पोर्शन का करना है, क्योंकि ये है ए बी, यानी कि आपको यहां से लेके यहां तक का एरिया फाइंड करना है। तो अब बताओ लिमिट्स क्या बनी, तुम्हें वैल्यूज गिवन है 1 2 3 4 5। क्या मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं दिया स्टार्टिंग के अंदर ही। ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टली अगर तुम्हें लिमिट्स गिवन है, हॉरिजॉन्टली वो ग्राफ के ऊपर आ रही है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, राइट लिमिट माइनस का लेफ्ट लिमिट। अब तुम्हारे जहन में आ रहा होगा सर 2 और 1 होंगी, 3 और 2 होंगी, सर क्या होंगी। मेरा बच्चा क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ए प्लस बी का निकालना है एरिया। देखो ए वाला पोर्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है और बी वाला पोर्शन यहां तक बढ़ रहा है, यानी कि ए वाला पोर्शन जो है तुम्हें ए प्लस बी का एरिया अंडर कर्व निकालना है, यानी कि इस ए प्लस बी पूरे का एरिया निकालना है। देखो ए वाला पोर्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है और बी वाला यहां पे एंड हो रहा है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का एरिया निकालना है। तो जाहिर सी बात है, बड़ी लिमिट कौन सी है ये, छोटी लिमिट कौन सी है ये, राइट लिमिट ये है, लेफ्ट लिमिट ये है। तो तुम्हारा क्या बन गया, ये बन गया बी की वैल्यू तुम्हें पता चल गई क्या होगी 3, और ए की वैल्यू क्या होगी, सिंपल तरीके से 1। और इक्वेशन क्या गिवन है, 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब बच्चों की तरह तुम सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते बेटा, क्या करोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, हलवा बना के दे दिया, अब तो खाली तुमने इस हलवे को खाना है। क्या करोगे, 4 एक कांस्टेंट टर्म में बाहर शिफ्ट कर दो ना मेरा बच्चा। क्या बन गया, इंटीग्रेशन लिमिट्स 3 और 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को नीचे से ऊपर सेंड करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स टी पावर माइनस का 2। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यूज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लिमिट्स ब्रैकेट के ऊपर चली जाएंगी। क्या होता है पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा ऊपर है और उसको एक बार नीचे भी लिखूंगा। जब पावर में एक इजाफा ऊपर करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा एक्स टी पावर माइनस का 2 प्लस का 1 क्या होता है बेटा, -2 + 1 एक्स टी पावर माइनस का 3, सॉरी -2 + 1 क्या होगा, सॉरी -2 + 1 क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से माइनस का 1, उसको एक बार ऊपर भी लिखूंगा और उसको एक बार नीचे भी लिखूंगा। -2 + का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, उसको एक बार ऊपर भी लिखूंगा एक बार नीचे भी लिखूंगा। भाई सिंपल तरीके से नीचे वाले -1 को बाहर शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा -4, और यहाँ पे क्या आ गया एक्स की पावर -1, और बाहर लिमिट्स 3 और 1 एज इट इज, -4 एज इट इज, एक्स की पावर -1 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, तो क्या करूंगा, उसको ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा। अब जब फाइनली ये चीज सिंप्लीफाइड हो गई तो अब मैं लिमिट्स को अप्लाई कर देता हूं। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, या राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट। तो ये -4 बाहर एज इट इज क्या हो जाएगा, एक बार फंक्शन में अपर लिमिट की वैल्यू डालो, माइनस का साइन लगाऊंगा, एक बार लोअर लिमिट की वैल्यू डालूंगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 1, जो सिंप्लीफाई कर लो क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से
माइनस का 4 एज इट इज का एज इट इज, और फिर क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3 माइनस का 1 एलसीएम ले लो। सिंपल तरीके से क्या हो रहा है, ये हो रहा होगा आपके पास 3 वहाँ में चला गया, एक काट दो और उसमें से ये बन जाएगा माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 2 जार 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 आपका फाइनल आंसर होगा एरिया अंडर दी कर्व का। इसका यूनिट क्या होगा, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि आपको अभी मालूम ही नहीं है कि आपको यूनिट सेंटीमीटर में था या मीटर में गिवन है, तो सिंपल तरीके से स्क्वायर यूनिट आपका आंसर होगा। क्या आंसर आ गया हमारे पास, एरिया अंडर दी कर्व का ए इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 3, 8 डिवाइडेड बाई 3। बताओ बेटा इसके अंदर कोई मसला, कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, बताओ। टॉपिक इजी है ना, हलवा बना दिया आपके लिए। पहले मुश्किल लगता था, आज की क्लास के बाद तुम्हें मुश्किल नहीं लगना चाहिए। तो जरूर अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से लाजमी शेयर करें बेटा, सत्या जारिया समझ के, क्योंकि एक टॉपिक आपको जो नहीं आता था वो आपको एक ऑनलाइन लेक्चर से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीखने को मिल रहा है। तो मेरा बच्चा क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर, मुझे बताओ। क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, और कैसे कर्व का एरिया निकालना है ए प्लस बी का। दोबारा सुन लीजिए, किसी बच्चे को मसला हो रहा है, आपको पूरा एक कर्व गिवन है, उसमें ए का पार्ट भी गिवन है, बी का पार्ट भी है, सी का पार्ट भी है, डी का पार्ट भी है। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन के अंदर मैंने फिगर आउट करना है, मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाना है। और वो बात मुझे इक्वेशन से पता चल रही है कि इक्वेशन के अंदर चूंकि फंक्शन एक्स के रिस्पेक्ट से आ रहा है तो इंटीग्रेशन भी एक्स के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगी। जब ये बात मैंने पिक आउट कर ली, फिर मुझे अपनी लिमिट्स को फाइंड करना है। लिमिट्स को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, खाली तुमने एरिया ए से लेके बी तक का निकालना है। तो कैसे निकालूंगा भाई, ए और बी के पोर्शन ये वाला है। तो मेरा बच्चे यानी कि मेरी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैंने क्या बात बताई थी, हॉरिजॉन्टल के केस के अंदर राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट। तो राइट लिमिट क्या है 3, वो बी होगी, वो बड़ी वैल्यू है। लेफ्ट लिमिट क्या होगी 1, तो वो हमारी क्या होगी ए होगी। कोई किसी के जहन में आ रहा है सर 2 क्यों नहीं लिया, तो मेरा बच्चा 2 बीच की वैल्यू, आपको ए से लेके बी तक का कंप्लीट एरिया निकालना है। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करा, अप्लाई करने के बाद जब आंसर सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लेकर आ गए, फिर लिमिट्स को यूज करा, लिमिट्स को यूज करने के ऊपर फाइनली मेरा एरिया आ गया। मेरा बच्चा बताओ, आज से पहले ये क्वेश्चन तुम्हें इतना मुश्किल लगता होगा कि ज्योमेट्री का इतना मुश्किल क्वेश्चन है, आज के बाद तुम्हें बहुत इजी लगता है इंशाल्लाह। अब जो बेटा आपके पास क्वेश्चन आ रहा है आज के हमारे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन, क्योंकि आप सिंपल, तो अगर आपको सिंपल इक्वेशन गिवन होगी उसके ऊपर तो आप एरिया अंडर द कर्व सिंपल निकाल सकते हो। क्या फायदा है इनको बार बार लेक्चर में करवाने का, मजा तो जब आप एक इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन को सीखो। और ये क्वेश्चन नस के 2012 के पेपर में आया एक बार, एंड दी सेम क्वेश्चन जीआई साइड पे ही पूछा जा चुका है 1 से 2 दफा। क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का, क्या क्वेश्चन, आइए इसको तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और उस पर्टिकुलर शेड रीजन को आपको एक कर्व बना के दे दिया। मैंने जो आपसे बात करी थी और बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि आपसे अब एग्जामिनर थ्योरेटिकली उसने कुछ भी नहीं कहा हुआ, उसने सिंपल आपको शेप बना के दे दी। उस शेप को जरा गौर से स्टडी करते हैं, क्या शेप है क्या नहीं है। देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले नंबर के ऊपर इस शेप में क्या आ रहा है, आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, और आपको इस जो भी कर्व उसने बना के दिया हुआ है, इस कर्व के अंदर आपको इस पर्टिकुलर चीज का भी उसने आपको इक्वेशन दी हुई है, और इस लाइन नुमा चीज की भी उसने आपको इक्वेशन दी हुई है। यानी कि आपको उसने ऊपर की जो इक्वेशन दी हुई है क्या दी हुई है, y इज इक्वल टू cos x, और नीचे की जो इक्वेशन दी हुई है उसने आपको दी हुई है y इज इक्वल टू sin x। और इस पॉइंट के ऊपर उसने आपको 2 वैल्यूज गिवन है, एक गिवन है π/4, 1 डिवाइड बाई 3, और एक वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है आपको ओरिजिन की 0,0। ये शेप सिंपल आई हुई है, और इस शेप में आपसे मांगा क्या जा रहा है कि आप इस पूरे एरिया का, इस पूरे पर्टिकुलर कर्व का अंदर का एरिया बता दो, कि इस कर्व का जो एरिया बन रहा है वो बताओ क्या होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर बच्चे के पास कॉन्सेप्ट नहीं है वो बेकार है। और जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने स्टार्टिंग के 10 मिनट में बहुत डिटेल में दिया था, 10 से 15 मिनट के अंदर। उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे कैसे। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको 2 बातें बताई। क्या बात बताई, कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको सबसे पहला काम एरिया अंडर दी कर्व के क्वेश्चन के अंदर, मेरा बच्चा सबसे पहला काम, या एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के क्वेश्चन में सबसे पहला काम, आपको इक्वेशन चेक करने का, आपने फंक्शन कौन सा यूज करना है। आपको सबसे पहला काम मेरा बच्चा एनालाइज करने के ऊपर ही क्या करोगे, फॉर्मूला चेक कर लो, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे। देखो दोनों की दोनों जो इक्वेशंस गिवन है ना, दोनों की दोनों इक्वेशंस, इनके अंदर फंक्शन क्या आ रहा है एक्स का। डेट सिंपली मीन्स के जो एक मेरी मुश्किल हल हो गई कि एरिया अंडर द कर्व का कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं वो फॉर्मूला यूज करूंगा जिसके अंदर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट से अप्लाई की जाती है। एक कंफ्यूजन, मेरी बहुत बड़ी कंफ्यूजन दूर हो गई। मगर एक और कंफ्यूजन मुझे दिखना स्टार्ट हो गई, सर यहाँ पे तो 2 इक्वेशंस आ रही हैं, कौन सी इक्वेशन लें, cos x लें या sin x लें। ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर आप मेरी छोटी सी बात याद रखोगे, वो बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं। क्या कहा, अपर लिमिट या अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। जिस तरह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, वैसे ही अपर कर्व माइनस का लोअर कर्व, राइट कर्व माइनस का लोअर कर्व। जैसे
मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पढ़ाया था, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने राइट लिमिट माइनस लोअर लेफ्ट लिमिट कहा था, वैसे ही राइट कर्व माइनस लोअर कर्व भी होता है। यानी कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर अब दो इक्वेशंस आ गई हैं, तो किस पैटर्न के ऊपर एरिया इस शेडेड रीजन का फाइंड करूंगा। ये जो पहली इक्वेशन आ रही है ये ऊपर के किसी कर्व की आ रही है, यानी कि इस साइड की कहीं की, और ये जो नीचे की इक्वेशन आ रही है इस साइड के कर्व की कहीं की इक्वेशन आ रही है। तो किस पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे उस बात को समझाना चाह रहा हूं। सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन में आपने एनालाइज कर लिया। क्या एनालाइज कर लिया कि मेरा बच्चा आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। मुझे साफ दिख रहा है दोनों इक्वेशंस के अंदर फंक्शन जो आ रहा है वो एक्स का आ रहा है, तो इंटीग्रेशन एक्स रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होगी, फॉर्मूला यूज हो गया। अब फिगर आउट करना है लिमिट्स की वैल्यूज क्या है, फिगर आउट करना है मेरी मोर स्पेसिफिकली इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि दो इक्वेशन है तो दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, मैंने एक सिंपल सी बात करी। जैसे मैंने लिमिट्स के लिए आपको पढ़ाया कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है और राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट होती है, वैसे ही अपर कर्व माइनस लोअर कर्व होगा और राइट कर्व माइनस लोअर कर्व होगा। अगर तुम्हारे पास मल्टीपल इक्वेशंस आ रही होंगी तो हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। यानी कि अपर कर्व की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू cos x, लोअर की क्या है sin x। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, cos x माइनस का sin x। क्या बन जाएगा, cos x माइनस का sin x dx की रिस्पेक्ट से। इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज। यानी कि इक्वेशन क्या आ रही होगी कि भाई क्या कहा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व की इक्वेशन क्या ये रही, लोअर कर्व की क्या ये रही। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, अपर कर्व माइनस का लोअर कर्व। तो हमारे पास इक्वेशन फाइनली आ गई। एक और मुश्किल हल हो गई। अब लिमिट्स को चेक करने, लिमिट्स क्या होंगी सर, यहां पे लिमिट्स कैसे लेंगे सर, 0,0 सर ये भी दो वैल्यूज गिवन है, ये भी दो वैल्यूज गिवन है। तो याद करिए स्टार्टिंग के 15 मिनट्स के अंदर मैंने इस बात पे भी आपसे बहस करी थी कि किस तरीके से अगर लिमिट्स आपके पास एक से ज्यादा आ रही हो। अभी तक तो बहुत मजे मजे के क्वेश्चंस करवा रहा था जिसमें ए और बी लिखा हुआ आता था, या खाली ए की लिमिट की वैल्यू गिवन होती थी एक्स की रिस्पेक्ट से वाई की रिस्पेक्ट से, तो फाइंड कर लेते थे। अब देखो यहाँ पे एक्स की भी वैल्यू गिवन है, वाई की भी गिवन है। अब याद करो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर में क्या बात कही, मैंने कहा ऐसा कभी भी कंडीशन आ जाएगी कि अगर तुम्हारे पास एक्स और वाई दोनों की लिमिट्स की वैल्यूज गिवन है, यहां पे भी, और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने इधर एक्स की लिमिट यूज करनी है वाई की भी, हमेशा चेक कर लो कि तुम्हें फंक्शन किसकी रिस्पेक्ट से गिवन है, किसकी रिस्पेक्ट से गिवन है, एक्स की रिस्पेक्ट से। इंटीग्रेशन किसकी रिस्पेक्ट से ले रहे हो, एक्स की रिस्पेक्ट से। तो जाहिर सी बात है जो लिमिट्स यूज करोगे वो भी एक्स की रिस्पेक्ट से करोगे। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ एक्स की रिस्पेक्ट से लिमिट्स क्या आ रही हैं, यहाँ पे 0,0 में से एक जीरो जो आ रहा होगा वो एक्स का आ रहा होगा। इस लिमिट्स में से π/4 और 1,3 में से जो एक वैल्यू आ रही है ये एक्स की आ रही है। तो अब तुम्हें चेक करने में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, या इसको मैं एक और तरीके से भी वैसे कह सकता हूं। चलो मैं पहले ये बता देता हूं, बड़ी वैल्यू कौन सी, π/4, छोटी कौन सी होगी, 0 का एंगल। तो इस तरीके से भी याद रख लो। नहीं तो राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट क्या होगी π/4, लेफ्ट लिमिट क्या होगी 0। तुम्हारी लिमिट्स क्या आ गई, π/4 और 0। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब सॉल्व करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया लिमिट्स कैसे अप्लाई होंगी। मेन कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन को फॉर्म करना था जिसको समझना बहुत जरूरी है। दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को मसला हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं, हालांकि मैंने बहुत डिटेल में रिपीट कर, दोबारा रिपीट कर लेता हूं। मेरा बच्चा देखो, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि सिंपल कर्व आपको गिवन है और उस कर्व के ऊपर आपने खुद ही सब कुछ फाइंड करना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का। आपको दो इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले तो आपने फाइंड कर लिया कि यार आपने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, केस 1 का केस 2 का। कैसे फाइंड करा कि भाई जिसके रिस्पेक्ट से मुझे फंक्शन गिवन है, यानी कि x यहां पे फंक्शन गिवन है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होगी। तो आपने क्या करा, आपने फॉर्मूला लिख दिया कि आपने ज़हन में फॉर्मूला सोच लिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आ रही है कि दो इक्वेशंस गिवन है, कौन सी इक्वेशन को यूज करें। तो बेटा दोनों इक्वेशंस यूज होंगी क्योंकि जाहिर सी बात है इस कर्व की दो इक्वेशंस होंगी, एक अपर कर्व के लिए होगी, लोअर कर्व के लिए होगी। तो फिर कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या दिया, कभी भी दो इक्वेशंस आ जाए तो चेक कर लो कि अगर तो राइट लेफ्ट की फॉर्म में गिवन है तो भाई राइट वाली से माइनस करा दो लेफ्ट वाली को और फिर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, और अगर अपर और लोअर गिवन है तो पहले अपर वाली को लिखो, माइनस करा दो लोअर वाली को, तुम्हारी इक्वेशंस आ जाएंगी। हमने इसी पैटर्न के ऊपर अपनी इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया। अब झगड़ा पड़ गया लिमिट्स के ऊपर, सर लिमिट्स कौन सी लें, अब दो वैल्यूज गिवन है एक्स की, दो वाई की, तो अपर लिमिट एक्स की लें वाई की लें। तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट आपको पहले दे दिया था, अगर एक्स की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन ले रहे हो, अगर एक्स की रिस्पेक्ट से क्वेश्चन के अंदर फंक्शन आ रहा है, दैट सिंपली मीन एक्स की लिमिट्स यूज होंगी। तो एक्स की लिमिट 0 और π/4 थी। फिर एक और झगड़ा आ गया, सर अब लोअर लिमिट कौन सी होगी, अपर लिमिट कौन सी होगी। तो मैंने दो कॉन्सेप्ट्स पे दिए। नॉर्मली अपर लिमिट बड़ी होती है 90 हमेशा, और लोअर लिमिट क्या होती है, छोटी होती है। और यहां से कैसे पिक करो, यहां से पिक करना चाह रहे हो राइट लिमिट माइनस लेफ्ट लिमिट, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या आ गई π/4, लोअर लिमिट क्या आ गई 0। तो सिंपल तरीके से अब इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे होगा, सॉल्व करने नॉट इंपॉर्टेंट, इसको सॉल्व तो बच्चा कर लेगा। इतनी मैथ्स मैंने तुम्हें पढ़ा दी अल्हम्दुलिल्लाह। इस इक्वेशन को फॉर्म करना बहुत टफ था, तभी तो क्वेश्चन नस साइड पे आया था। कम आया मगर जब आया इसने बच्चों को हिला के रख दिया था। अब क्या करोगे भाई, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों पे चली जाएगी, π/4 0 cos x के ऊपर भी जाएगा मेरा बेटा, इंटू dx माइनस का साइन, फिर π/4 0
साइन एक्स पे भी जाएगा, किसकी रिस्पेक्ट से, dx की रिस्पेक्ट से। कॉस का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल तरीके से साइन एक्स होता है, तो जो लिमिट्स होंगी वो ब्रैकेट पे चली गई, माइनस का साइन। साइन का इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है, नेगेटिव का कॉस, क्या होता है, नेगेटिव का कॉस, नेगेटिव का कॉस एक्स, और जो लिमिट्स हैं ये ब्रैकेट पे चली गई। मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, साइन एक्स का साइन एक्स पाई बाय 4 0 माइनस माइनस प्लस। अब फाइनली ये सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में आ जाएगा, तो आप फाइनली लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। जब लिमिट्स को अप्लाई करूंगा, कैसे अप्लाई करूंगा मेरा बेटा, लिमिट्स अप्लाई करने का तरीका सिखा चुका हूँ, बारी बारी अंदर चले जाएगा। पाई बाय 4 क्या होता है, 45 डिग्री, तो साइन 45 माइनस का साइन 0 प्लस का साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा बेटा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा कॉस 45 माइनस का कॉस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिमिट कैसे अप्लाई होती है भाई, सिंपल तरीके से लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, किसी को नहीं मसला हो रहा है, ये फंक्शन आ रहा है, फंक्शन में एक बार अपर लिमिट जाएगी माइनस का साइन फॉर्मूले का, एक बार इसी फंक्शन में लोअर लिमिट जाएगी। सेम गोज फॉर हियर। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाय √2। शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर क्विक मैथ्स की प्लेलिस्ट में सारे एंगल्स निकालना 2 मिनट में सिखाए हुए हैं। माइनस का साइन 0, साइन 0 0 ही होता है, प्लस का साइन कॉस 45 सेम वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √2। यहाँ पे कॉस 0 क्या होता है, नेगेटिव का 1। सॉल्व कर लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय √2 प्लस 1 डिवाइड बाय √2 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √2। क्या आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय √2 फिर माइनस का 1। फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो, नहीं तो ये भी इसका आंसर लिख सकते हो, बात एक ही होगी। ये इसको फर्दर सॉल्व करके लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, तो स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ रहा होगा सिंपल तरीके से। बताओ मेरा बच्चा, कोई मसले की बात भाई, बताओ इसमें क्या मसला है, बहुत सिंपल सी बात हो रही है ना, क्या इशू है इसके अंदर, क्लियर है क्वेश्चन। कितना देखने में टफ लग रहा था, मगर कैसे सॉल्व हो गया, 2 मिनट में सॉल्व हो गया। अच्छा तो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेतहाशा बार एनईडी साइड, मेरान साइड, यूईटी साइड, नस साइड पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन डिफरेंट रूप बदल के आपके पेपर में आ सकता है। क्या कह रहा है यहाँ पे, फाइंड द शेडेड रीजन या फाइंड द शेडेड एरिया, यानी कि शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। या सिंपल तरीके से पूछ सकता है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, या एरिया ऑफ दिस कर्व अंडर द या शेडेड रीजन। तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको इक्वेशन गिवन है मेरा बच्चा, और आपको लिमिट्स की वैल्यूज भी गिवन है। मगर इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, अगर मैं आपसे पूछता हूं इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्यों मैंने अपने इसको लेक्चर में शामिल किया जब एक जैसा क्वेश्चन करवा चुका हूं, क्योंकि यहां पे आपका फॉर्मूला डिफरेंट यूज हो रहा है। कैसे सर, फॉर्मूला तो वही यूज हो रहा है मेरा बच्चा, गौर से देखो, आपने हमेशा इस इक्वेशन को लाजमी देखना है, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट से आपने हमेशा फॉर्मूला यूज करना है। यहां पे जो आपके पास इक्वेशन आ रही है, ये किसके रिस्पेक्ट से आ रही है, वाई वाली आ रही है, यानी कि एक्स की फॉर्म में वाई की वैल्यू गिवन है, तो फंक्शन किसका है, वाई का। इंटीग्रेशन यानी कि एरिया अंडर द कर्व की कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, y वाली करोगे। इंटीग्रेशन y की रिस्पेक्ट से ली जाएगी, यानी कि चूंकि इस इक्वेशन के अंदर y की रिस्पेक्ट से फंक्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन भी y की यूज होगी। प्लस 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 आपके पास जो लिमिट्स ली जाएंगी वो भी y की ली जाएंगी, और ये बहुत बेसिक सी बात है, ये x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी। सिंपल तरीके से क्या करेंगे मेरा बेटा, मुझे फॉर्मूला पता चल गया, क्या फॉर्मूला होगा, a इज इक्वल टू लिमिट्स बी a। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x इंटू डी वाई, क्योंकि हमारे पास फंक्शन किसका आ रहा है, वाई का आ रहा है। तो मेरा बच्चा ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल सा हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मुझे लिमिट्स का गिवन है, वाई की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 4, लोअर लिमिट क्या है 1, और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या आ रही है, वाई माइनस k3 का होल स्क्वायर प्लस का 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से भाई डी वाई का डी वाई। तो बेटा अब क्या कर रहे होंगे, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से किस पे अप्लाई हो रही है, y-3 के स्क्वायर प्लस के 2 के ऊपर। तो मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, चूंकि सिंपल सी इंटीग्रेशन बारी बारी दोनों टर्म्स के ऊपर मूव ऑन कर जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हैविंग द लिमिट्स 4 and 1, एक बार ये अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, y-3 के होल स्क्वायर के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, बीच में प्लस का साइन एडिटिस का एडिटिस, फिर इंटीग्रेशन की वैल्यू, और एक बार ये अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, 2 इंटू डी वाई के ऊपर। अब दो बातें बेटा आपने अपने जहन में रखनी है, इंटीग्रेशन सिंपल तरीके से अप्लाई करूंगा, उसको लिमिट्स को यूज कर लूंगा, भाई सिंपल सी बात। क्या हो जाएगा बेटा मेरा बच्चा, y-3 के होल स्क्वायर के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई हो रही होगी, बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। बेस क्या है, y-3, y में y की डेरिवेटिव क्या होगा 1, y के रिस्पेक्ट से बाहर मौजूद है, इसलिए सिंपल इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला यूज हो सकता है। क्या कहते हैं इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, कि पावर में एक इजाफा करेंगे हम ऊपर, और उसको एक बार लिखेंगे नीचे भी, और सिंपल तरीके से लिमिट्स जो होंगी वो ब्रैकेट पे शिफ्ट हो जाएंगी 4 और 1 प्लस का साइन। इंटीग्रेशन 2 पे कैसे अप्लाई होगी, 2 चूंकि कांस्टेंट टर्म है, सिंपल तरीके से 4 का 1 एज इट इज इंटीग्रेशन डी वाई पे अप्लाई हो जाएगी। या इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, इंटीग्रेशन कभी किसी कांस्टेंट पे अप्लाई हो रही होती है तो उसका आंसर 0 नहीं होता, बल्कि जिसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही होती है वेरिएबल आ जाता है। सिंपल सी बात है भाई। ये 3 जो कांस्टेंट टर्म है, ये इसको मैं पहले लिख देता हूँ, ये 1/3 बन गया, और ये वहाँ पे क्या बन जाएगा, y-3 का क्यूब
और लिमिट्स क्या है 4 और 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई इंटीग्रेशन अप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से dy के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे लूंगा, सिंपल तरीके से y आ जाएगा और लिमिट्स बाहर ब्रैकेट पे शिफ्ट हो जाएंगी। अब फाइनली लिमिट्स को यूज कर देंगे, लिमिट्स को अप्लाई कर देंगे। लिमिट्स कैसे अप्लाई करते हैं बहुत बार समझा चुका हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो आपका फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन आ रहा है y माइनस 3 का क्यूब, तो इसके अंदर लिमिट्स पहले अपर लिमिट पर अप्लाई करूंगा। y के अंदर क्या आ जाएगा, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 4, अपर लिमिट की वैल्यू क्या है 4, माइनस का 3 फंक्शन का एज इट इज और बाहरी क्यूब का क्यूब एज इट इज, यानी कि अपर लिमिट पूरे के पूरे इस फंक्शन के अंदर एक बार अपर लिमिट आ गया, माइनस का साइन, और फिर अब इस फंक्शन में क्या आ जाएगा एक बार लोअर लिमिट भी आएगा, तो y की जगह पे आपकी बारी में क्या आ जाएगा 1 माइनस का 3 और बाहर का क्यूब एज इट इज का एज इट इज। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या काम करेंगे, सेम काम यहाँ पे करेंगे, प्लस का 2 कांस्टेंट है बाहर एज इट इज, एक बार इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट आएगा माइनस का साइन, फिर एक बार लोअर लिमिट आएगा, तो क्या बन रहा होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज। 4 माइनस का 3 क्या होता है 1, 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस साइन 1 माइनस 3 क्या होता है मेरा बच्चा माइनस का 2 और फिर उसका क्यूब प्लस का साइन, 4 में से 1 निकालो 3, 3 2 6 हो जाएगा, ये 3 2 क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये आपके पास सिंपल तरीके से आ रहा होगा 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 ही होता है, माइनस का माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 8 और माइनस का 8 माइनस का साइन प्लस का 8 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब क्या होगा माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस का 8 और ये बाहर प्लस का 6 एज इट इज। मेरा बच्चा 1 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 9 प्लस का 6, 3 3 9, तो 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से आपका फाइनल एरिया अंडर द कर्व का आंसर क्या आ रहा होगा 9 आ रहा होगा। मेरा बच्चा मुझे बताओ इस क्वेश्चन के अंदर क्या बात मुश्किल है, काइंडली लेट मी नो इस क्वेश्चन में कोई भी चीज जो आपको समझ में ना आई हो। सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर खाली खास बात क्या थी कि आपने अपने कान नाक आंख सब खुला रखना है अपने एप्टीट्यूड एग्जाम के अंदर। इस क्वेश्चन की खाली खास बात क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो फंक्शन गिवन है y की रिस्पेक्ट से गिवन है, तो अपने फंक्शन के लिए y की रिस्पेक्ट से गिवन था तो आपने उसका फॉर्मुला यूज करा, फॉर्मुला यूज करने पे लिमिट्स वगैरह जो गिवन थी वो पुट करी और फिर फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के बाद अपना फाइनल आंसर फाइंड कर लिया। तो मेरा बेटा आई बिलीव कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजीली आपको ये समझ में आ चुका होगा इंशाल्लाह। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल में कोई मसला होगा। यहाँ हमारे आज के टॉपिक का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी सा होगा, पहले बता रहा हूं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेतहाशा दफा यूईटी लाहौर साइट के ऊपर आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन अगर आपको मुश्किल क्वेश्चन का बेटा आइडिया होगा, फिर मेहरान की तैयारी कर रहे हो, दावत की कर रहे हो, यूईटी की कर रहे हो, एनईटी की कर रहे हो या नस की कर रहे हो, आप फिर वो इजीली वहां के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने मुश्किल वाला क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन समझ लिया। अब देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, अगेन क्या कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। मगर इस क्वेश्चन की खास बात यह कि ना तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको लिमिट्स दी हैं, अच्छा यहाँ पे 0,0 आई एम सो सॉरी मौजूद नहीं है, ये इसने आपको 0,0 की वैल्यू नहीं दी एक तरीके से, इसको इग्नोर कर दें। इस क्वेश्चन के अंदर की खास बात क्या है कि आपको अगेन दो इक्वेशंस आ रही हैं और लिमिट्स की वैल्यूज भी नहीं पता। सबसे पहला काम तो आपने ये देखना है कि आपने इस क्वेश्चन को पिक करने के बाद ये एनालाइज करना है कि आपको किसके रेफरेंस से फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू x जो कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास, या फिर कभी भी लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मौजूद हो उसकी इक्वेशन आ रही है जो कि लाइन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करती है, मुझे साफ दिख रहा है। दूसरी इक्वेशन एक तरह के सिंपल हाइपरबोला पैराबोला की आ रही है जो कि वर्टिकल पैराबोला है। कौन सी इक्वेशन आ रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब जहन में ये बात आती है कि हमने किस रेफरेंस से और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले को यूज करना है। क्या कहा मैंने अभी तक दो बातें करी हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो अगर आपको क्या कहा जा रहा है, एरिया अंडर द कर्व निकालो, शेडेड रीजन का एरिया निकालो जो कि छोटा सा दिख रहा है मुझे। एक जो लाइन गिवन है, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू x और एक सिंपल सी पैराबोला की इक्वेशन आ रही है। अगर मुझे नाम नहीं भी मालूम हो, मुझे सिंपल ये मालूम होना चाहिए कि दो इक्वेशंस गिवन है। अब अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बेटा एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया कि भाई सिंपल तरीके से आपको पहले तो इसके अंदर इस बात को पिक करना है कि फॉर्मूला किसके रेफरेंस से यूज कर रहे होगे। देखो अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे बच्चा कहता है सर देखा यहाँ पे y इज इक्वल टू x की वैल्यू भी गिवन है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y भी गिवन है। अब यहाँ पे तो सर x की फॉर्म में y भी आ रहा है, y की फॉर्म में भी x आ रहा है। अब हम कैसे पिक करेंगे भाई इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से लेनी है। ये बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है इस बात के ऊपर। कोई मसले की बात नहीं है मेरा बच्चा। देखो तुम्हें लीनियर फॉर्म में जो चीज गिवन है ना, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट से तुम्हें फंक्शन गिवन होगा आगे। यानी कि लीनियर फॉर्म में अगर y आ रहा है इसका मतलब फंक्शन किस चीज का, x का है। मैंने एक और आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। अगर आप में से कोई बच्चा इस बात पे कंफ्यूज हो रहा था अभी तक कि सर ये पता कैसे चलेगा फंक्शन किसके रिस्पेक्ट से गिवन है, भाई जो लीनियर फॉर्म पे गिवन है ना, अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहां तुम बिल्कुल फंस जाओ कि तुम्हें बिल्कुल आइडिया ना हो सकता हो कि
बोलोगे भाई इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है, या फिर हम लोग किसके रिस्पेक्ट से एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, तुम्हें कुछ भी पिक नहीं कर सकते क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू एक्स, बात एक ही है। मैं हम कुछ कह ही नहीं सकते कि यार यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर y का फंक्शन है x का फंक्शन है। इस इक्वेशन से तो हम ये एनालाइज नहीं कर सकते, मगर इस इक्वेशन से एनालाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है, y लीनियर फॉर्म में है तो इसका मतलब x की रिस्पेक्ट से फंक्शन गिवन है, x का फंक्शन गिवन है। क्या कहा मैंने, इस क्वेश्चन की खास बात ये देखो, मुझसे अगर लेक्चर ले रहे हो तो हर टेस्ट का लेक्चर करवाऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया हो सके किस तरीके का क्वेश्चन है। मैंने कहा कि तुम्हें इन दोनों इक्वेशंस को देख के समझ में ही नहीं आएगा कि तुमने एरिया अंडर द कर्व का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू वाई, बात एक ही है। मगर जब तुम दूसरी इक्वेशन को देखते हो क्या आ रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दैट सिंपली मींस कि y लीनियर फॉर्म में है तो x का फंक्शन है आपके पास, तो इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट से अप्लाई होगी और x की लिमिट्स होंगी। अब इस क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं गिवन, ये अलग फटीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अब जब मुझे ये बात पता चल गई कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, हम उस फॉर्मूले को ले लेते हैं सिंपल तरीके से y इंटू डी एक्स। अब मुझे इक्वेशंस को देखना है मेरा बच्चा। इक्वेशंस को देखने के दो तरीके, पहला तरीका क्या बताया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन क्या आ रही है, सिंपल y इज इक्वल टू एक्स, और दूसरी क्या आ रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये एक बन जाएगा x माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, x माइनस का एक्स स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ पे y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। मगर चूंकि अभी हमें क्या फाइंड करना है, अभी लिमिट्स भी हमें नहीं गिवन है, हमें लिमिट्स अब फाइंड करनी है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लिमिट्स कैसे फाइंड की जाए। इक्वेशंस को फाइंड कर लिया, कोई मसले की बात नहीं है। हमने इंटीग्रेशन किस रिस्पेक्ट से अप्लाई हो रही है फाइंड कर लिया, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा ये भी फाइंड कर लिया। अब b और a की लिमिट्स हमें नहीं गिवन, काइंडली इग्नोर दिस थिंग, आपको 0,0 नहीं गिवन, आपने लिमिट्स यहाँ पे खुद फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे लिमिट्स, इन इक्वेशंस की हेल्प से करेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखो आपको क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है x की वैल्यू y है या y की वैल्यू x है और एक्स स्क्वायर की एक और इक्वेशन गिवन है y। सिंपल तरीके से मेरे पास यहाँ पे y की वैल्यू x गिवन है, तो इस इक्वेशन को यहाँ पे यूज कर लेते हैं, यानी कि दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा, यानी कि जो y की वैल्यू गिवन है उसको उठा के मैंने y में पुट कर दिया, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के x को वहां सेंड कर दो, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स माइनस का 1 इक्वल टू 0। अगर तुमने मुझसे मैथ्स पढ़ी और ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ी, जो बात मालूम होगी कि इस x को वहां पे जाके 0 से मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। हो सकता है आप में कोई बच्चा बोले सर यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चों के जहन में बात आ रही होगी कि सर यहाँ पे जो x ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके 0 से डिवाइड होगा तो खत्म हो जाएगा। सिंपल तरीके से x की वैल्यू 1 आ जाएगी और ही लिमिट होगी। अगर आप में से कोई भी बच्चा ये बात सोच रहा है तो अपने आप को रख के चमाट मार लो बेटा, आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि कभी भी वेरिएबल डिवाइड होकर 0 नहीं हो सकता मेरा बच्चा, कभी भी वेरिएबल डिवाइड होकर 0 नहीं हो सकता, अल्लाह के वास्ते ये ध्यान रख लीजिएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पे बारी बारी ये दो फैक्टर्स आ गए आपके पास, दोनों को 0 से कंपेयर करवाओगे, x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 0, एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हो सकता है बहुत से बच्चे परेशानी से सोच रहे होंगे सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। मेरा बच्चा कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, खाली मेरी इतनी बात समझ लो कि सबसे पहले लिमिट फाइंड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लिमिट कैसे फाइंड कर रहे हैं, दो इक्वेशंस गिवन है, y इज इक्वल टू x और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। मैंने पहली वाली इक्वेशन में से y की वैल्यू ली, दूसरी इक्वेशन में डाल दी, सिंपल कॉमन लिया, चूंकि दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, दो फैक्टर्स बन गए, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी 0 के ऊपर सपोज करो, मेरे पास दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 0, एक आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी कि दो वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। अब अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हमारे पास लिमिट्स नहीं थी, हमने लिमिट फाइंड कर ली। जाहिर सी बात है अपर लिमिट कौन सी होगी 1, लोअर लिमिट क्या होगी 0। इस तरीके से हम लोगों ने लिमिट्स को फाइंड कर लिया, इस तरीके से हमने लिमिट्स को फाइंड कर लिया। अब फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल इस बात पे पंगा हो रहा है कि सर इक्वेशन कैसे आई, तो इक्वेशन को निकालने का तरीका पहले ही बता चुका हूं कि आपको दो इक्वेशंस गिवन है, y इज इक्वल टू x और x स्क्वायर इज इक्वल टू y। किस तरीके से हमने फाइंड करा कि भाई इक्वेशन यहाँ पे कैसे आएंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस गिवन, तो क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अपर कर्व की वैल्यू क्या है, सिंपल तरीके से x, लोअर कर्व की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गई x माइनस का एक्स स्क्वायर। अब फाइनली इंटीग्रेशन को अप्लाई करूंगा, इंटीग्रेशन को अप्लाई करने के ऊपर जो मेरे पास आंसर आएगा उस आंसर के ऊपर लिमिट्स को फाइनली यूज कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन एक बार चली जाएगी x के ऊपर इंटू डी एक्स, माइनस का साइन एक बार इंटीग्रेशन चली जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के ऊपर। एक्स की इंटीग्रेशन में आंसर क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लिमिट्स आ गई यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट्स आ गई यहाँ पे 1 और 0। आंसर क्या आ रहा होगा, अब जब लिमिट्स को अप्लाई करूंगा तो 1 डिवाइड बाई 2 पहले लिख दिया जाएगा,
एक बार अपर लिमिट फंक्शन के अंदर, एक बार लोअर लिमिट, स्क्वायर स्क्वायर माइनस साइन 1 डिवाइड बाई 3 बाहर लिख दिया। एक बार इस फंक्शन के अंदर अपर लिमिट एक्स क्यूब, 1 का क्यूब माइनस का 0 का क्यूब। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है मेरा बच्चे, तो हाफ का हाफ यहाँ पे आ गया, माइनस का 1 डिवाइड बाई 3, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 0 का क्यूब कुछ भी नहीं होता, तो हाफ माइनस का 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 3 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से सॉल्व करने में आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 6। सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि सिंपल तरीके से जब मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 डिवाइड बाई 3 क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाई 6, यानी कि एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू क्या आ रही होगी, 1 डिवाइड बाई 6। लास्ट के अंदर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे पता है क्लास के जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बट अच्छे बच्चों को समझाना कामयाबी नहीं है। अगर कोई भी बच्चे इसको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो काइंडली मेरा बच्चा मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा तभी आपका ये पोर्शन इजीली क्लियर कर सकते हो बेटा, चाहे एनईटी साइड पे अपेयर हो, चाहे नस साइड, चाहे मेहरान साइड, चाहे यूवीटी साइड, चाहे तुम किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, ये लेक्चर्स हमेशा के लिए सेम रहेंगे। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी, लिमिट्स भी नहीं गिवन थी। इस क्वेश्चन की खास बात क्या थी कि इसमें लिमिट्स भी नहीं गिवन है, 2 इक्वेशन गिवन थी। सबसे पहला काम तो आपने इस बात को फिगर आउट करना है कि आपने फॉर्मूला किसके रेफरेंस से यूज करना है। कैसे इस बात को पिक करोगे बेटा, आपको यहां पे इक्वेशन देख के नहीं समझ में आएगी ये बात। आपको जो पहली इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू x गिवन है, इसका मतलब कि x इक्वल टू y। दूसरी इक्वेशन गिवन थी x इक्वल टू y। तो देखो लीनियर फॉर्म में क्या गिवन है, y गिवन है। दैट सिंपली मींस कि आपका फंक्शन x का है। जो लीनियर फॉर्म में गिवन, इसका मतलब दोनों के अंदर वही लीनियर फॉर्म में आ रहा है, दोनों सूरतों में वही लीनियर फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन किस चीज का, x का। अगर तो x दोनों सूरतों में लीनियर फॉर्म में होता और y के ऊपर कोई स्क्वायर या क्यूब आ रहा होता, हम कह सकते थे कि यार देखो y का फंक्शन होगा, तो y किस पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और फॉर एग्जांपल कोई बच्चा शरारत करते हुए सोचे कि सर अगर दोनों ही लीनियर फॉर्म में होते दोनों इक्वेशंस के अंदर, तो फिर ऑब्वियसली आपकी चॉइस होती है, आप किसी को भी यूज कर सकते थे, फॉर्मूला x का यूज करते या y का करते। तो यहाँ पे चूंकि आपके पास फंक्शन x के रिस्पेक्ट से आ रहा था, हमने एरिया अंडर द कर्व के अंदर x का फॉर्मूला ओपन करा। अब इक्वेशन ये x माइनस का x स्क्वायर कैसे बना, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, यानी कि अपर कर्व की इक्वेशन माइनस लोअर कर्व की इक्वेशन लिख दी, तो सिंपल तरीके से इक्वेशन आ गई। मगर चूंकि इस क्वेश्चन में लिमिट्स भी नहीं गिवन थी, तो लिमिट्स निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस को यूज करा, सॉल्व करवाया, मेरे पास दोनों लिमिट्स की वैल्यूज आ गई। फाइनली इंटीग्रेशन को यूज करा, इंटीग्रेशन को जब आंसर आ गया इंटीग्रेशन का, सिंप्लीफाई करके फिर लिमिट्स की वैल्यूज को अप्लाई कर दिया और फाइनली एरिया अंडर द कर्व की वैल्यू आ गई। इस तरीके से पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व होता है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और फाइनली एरिया अंडर द कर्व का टॉपिक अपने मंतक की अंजाम को पहुंचेगा। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, मेरी तरफ से क्वेश्चन आपको होमवर्क है। हमारा लास्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से आपको एक कर्व की इक्वेशन दे दी, क्या कह रहा है 2 नेचुरल एक्सपोनेंट पावर में 3x और a और b की वैल्यू भी बताई हुई है। अल्लाह के बंदो कैसे सॉल्व करोगे, b की वैल्यू क्या है 5, a की वैल्यू क्या है 2 इनटू आपको इक्वेशन का गिवन है 2e की पावर 3x इंटू dx, ये 2 कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन हैविंग द लिमिट्स 5 and 2 अप्लाई कर दोगे e की पावर 3x इंटू dx के ऊपर। मेरा बच्चा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करवा चुका हूं 10 दफा। नेचुरल एक्सपोनेंट के ऊपर इंटीग्रेशन कैसे लेते हो, बेस का बाहर डेरिवेटिव पहले लेकर आओगे, बेस का बाहर डेरिवेटिव पहले लेकर आओगे। कैसे लेकर आओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अभी लिमिट्स एडिट रहेंगी, इंटीग्रेशन भी अप्लाई नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन कब अप्लाई करोगे, जब पावर का बाहर डेरिवेटिव होगा, पावर का बाहर डेरिवेटिव होगा। 3x का डेरिवेटिव क्या होगा 3, बाहर नहीं मौजूद तो लेकर आओगे। अब फाइनली इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो क्या इंटीग्रेशन हो जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3 e की पावर 3x, आंसर आ गया इंटीग्रेशन का। 5 डिवाइड बाई 2 लिमिट एडिट लिख के जाएंगी। अब फाइनली लिमिट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो मेरा बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर क्या खास बात थी, सिंपल सा नेचुरल एक्सपोनेंट का क्वेश्चन आ रहा था और उसके ऊपर आपसे कह रहे हैं कि नेचुरल एक्सपोनेंट यानी कि एरिया अंडर द कर्व के अंदर कर्व की जो इक्वेशन है वो ये आ रही थी। सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मुझे बताओ बेटा इस लेक्चर में कोई बात मुश्किल मेरे नहीं खाने में कोई मुश्किल। तो अगर ये टॉपिक आज से पहले आपने नहीं पढ़ा था तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एप्टीट्यूड मैथ्स कवर हो चुकी है। एप्टीट्यूड मैथ्स के तमाम लेक्चर्स आपको मेरी ईकेट मैथ्स की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक बात जो मैं तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा बच्चा वो लेक्चर जो मैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पैसे लेके पढ़ाता था, बट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा तो एप्टीट्यूड मैथ्स को इसने डालना स्टार्ट करा था क्योंकि हर बच्चा ईकेट मैथ्स की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जिन इंस्टीट्यूट में टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ, वहाँ पे वो इंस्टीट्यूट वाले एक बच्चे की भी 45,000 रुपये, एक बच्चे की। कुछ जगहों पे 60,000 रुपये भी है, जो अच्छे और मशहूर ज़माना है ना डिफेंस साइड के ऊपर 60,000 रुपये भी है। कहने का मकसद कि हर बच्चे की अफोर्ड ये नहीं कर सकता। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल को स्टार्ट करा था कि वो बच्चा जो उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता उस तक भी तालीम को पहुंचना हमारा फ़र्ज़ है, उस तक भी तालीम को लेके जाना हमारा फ़र्ज़ है। जहाँ पे आप एक पैसे लेके पढ़ा रहे हो वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसों का शौक नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट या मैं पैसे लेके नहीं पढ़ाता। मैं ऑनलाइन बैचेस भी पढ़ाता हूँ, मैं डिफरेंट ऑनलाइन बैचेस पढ़ाता हूँ, मल्टीपल पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मगर
इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चे के लिए काम करो। अपनी प्रैक्टिस मटेरियल यहाँ पे अपलोड करा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप डाउनलोड नहीं कर सकते बट आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और अच्छा एक और प्रैक्टिस मटेरियल भी अपलोड करूंगा, वो भी बड़े महंगा बना है मगर आपकी आसानी के लिए वो भी डालूंगा। कहने का मकसद क्या है कि ई-कैट मैथ्स के तमाम लेक्चर्स मैंने आपको करवाए हुए हैं। ये वो लेक्चर्स है मेरा बेटा जिनकी अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है हमें अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाऊँ। बट ये काम सिर्फ इसलिए करा क्योंकि मैंने अपने उस्तादों से एक चीज़ सीखी है, इल्म को बांटो, इल्म को अपने पर रख के सड़ाया नहीं जाता। तो मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, कल को कभी कामयाब हो बेटा तो इसको लाजमी आगे ज़रूर पहुँचाइएगा। और आगे आज भी आप इसको पहुंचा सकते हैं, सदका जारी है जिस और के ऊपर कि जो भी जानने वाला अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, कोई मसले की बात नहीं है। यूट्यूब पे बेतहाशा लोग पढ़ा रहे हैं, मैं उनमें से एक अदना सा इंसान हूँ जो कि अपनी मेहनत कर रहा है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस कि आप भी कभी किसी मुकाम पे पहुंचे, उस काम को लाजमी जारी रखिएगा। मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, और आप जिस भी इंस्टीट्यूट की तैयारी करें आपको कामयाबी दे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा बच्चा प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी सॉल्व करें। आप किसी भी किताब को फॉलो करें। मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर अनीस की किताब सॉल्व करें, किसकी करें, किसकी करें। मेरा बच्चा किसी भी किताब को फॉलो करो जो आपको अच्छी लगती है। मेन चीज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना है, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे उतना आपका फ़ायदा है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।